गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका आप सब जानते हैं कि अभी तक जो है हमने 19 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 1900 हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हैं अब तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज क्लास नंबर 20 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो क्लासेस हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हमारा फाइनल क्लास है हिंदी साहित्य के जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है, आज उसका फाइनल क्लास है। आज जो है ये क्लास समाप्त हो जाएगा और कल से जो है हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में कई बार ही पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखलाई पड़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपी जीडीसी में। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो है सबसे पहले कहाँ दिखलाई पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेज सिंह। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायापथ किस विधा की रचना मानी जाती है? तो छायापथ जो है ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्य काव्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, ये किस कवि की पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। तो भक्तन को कहा सिकरी सो काम, ये किस कवि की रचना है या किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है आपको चुनना है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी टीजीटी में। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं मोहन राकेश। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ए, बी और सी जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। तूफानों के बीच इसके लेखक हैं रांगे राघव। तो आपका ए, बी और सी जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, परंतु आखिरी चट्टान तक जो है इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं की किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया था? तो फिर से पढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया था? यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिट गया है। तो यहाँ लिखा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इन भाषाओं को जो है किस वर्ष संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2003। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटज निबंध के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, ये आपके सिलेबस में भी होगा। तो कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो परिशिष्ट उपन्यास जो है ये किस विषय पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीति। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। वाग पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो वाग पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुधीर पचौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी जीडीसी में, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति क्या है? तो यहाँ पे सही क्रम क्या है आपको बताना है कि पाली जो पद है ये इस कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई या किस प्रकार से इसका विकास हुआ, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इन सभी ऑप्शंस में से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले पर्याय, फिर पालियाय, फिर पालियाली और फिर पाली। तो इससे जो है पाली पद का यहाँ पे उदय हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी जीडीसी में, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? तो पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्चायन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये जो है क्रिया के 2 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं, किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतस्य व्यंजन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि व्यंजन के जो है 3 भेद हैं, पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्य व्यंजन और फिर उष्म व्यंजन। तो य, र, ल, व जो है ये वर्ण अंतस्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो क, च, ट, त, प वर्ग के जो शब्द हैं या वर्ण हैं वो आते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? तो सदियों का संताप किस कवि की कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया था? ये प्रश्न आपका पूछा गया है RTGT में। तो मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभोज। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था RTGT में 2011। तो देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। ये जो है इसमें उल्लेख है अष्टयाम में, जिसके लेखक हैं देव। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अष्टयाम की विषय वस्तु क्या है। तो इसमें जो है नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देव कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी जीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1961। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की क्रिया जो है या विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृतीकरण। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी जीडीसी में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट में पूछा गया था ये प्रश्न,
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है कितनी मानी है? बहुत ही प्रसिद्ध एक इतिहासकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इन्होंने जो है वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 स्वर 39 व्यंजन। और इस कुल मिलाकर जो है 52 वर्ण है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इनका मानना है कि 13 स्वर और 39 व्यंजन मिलाकर जो है 52। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाल के सारस किस कवि का कविता संग्रह है? तो अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है, किसने लिखा ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, केदारनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो उदंत मार्तंड जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी पीजीटी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1826 में। और ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। जुगल किशोर शुक्ल जो थे वो संपादक थे उदंत मार्तंड के। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी पीजीटी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 25, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनारस। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो पद्मावत काव्य में कुल खंडों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न आपका यूपी जीडीसी में पूछा गया है। तो ये प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 57। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। तो ये किस कवि की पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसके लेखक हैं भिखारी दास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है। तो ये जो है किस विधा के अंतर्गत आती है ये रचना? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी जीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, यूपी जीडीसी में पूछा गया है और भी जो विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा गया है। तो ध्वनि काव्य कौन सा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रमर गीत। तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत जो है इसको आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य के अंतर्गत माना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो झोपड़ी से राजभवन तक इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फिर से पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट
उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए गए हैं। तो हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्द को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए गए हैं। तो कौन से भाषा के शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीजीडीसी में, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा से। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वो व्याकरण कोटि है जो क्या है? तो ये प्रश्न पूछा गया है यूपीजीडीसी में। तो मानक हिंदी व्याकरण में कारक वो व्याकरण कोटि है, तो जो जिसमें क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है जो छूट गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है? तो साक्षात रसमूर्ति जो है किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद को। तो घनानंद जो है इनको साक्षात रसमूर्ति की उपाधि प्राप्त है, और ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। राघव चेतन का संबंध किससे है? तो राघव चेतन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। इसे जो है राघव चेतन को जो है शैतान के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, शैतान के साथ इसकी तुलना की जाती है राघव चेतन को, और ये पद्मावत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो कामायनी महाकाव्य के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शैवागम। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था यूपीजीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्पना की समाहार शक्ति। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? ये प्रश्न पूछा गया था यूपीजीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतिराम। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम है? तो फिर से पढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी व्याकरण। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये प्रश्न पूछा गया है यूपीजीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, सुनीति कुमार चैटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो सुनीति कुमार चैटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? ये प्रश्न पूछा गया था यूपीजीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राच्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? तो सर्वनाम का रूपांतर जो है किस कारण से नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं?
तो हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीजीटी में। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेसुआ कैटलर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साप्ताहिक। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो इनमें से कौन सा जो है गलत है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी पीजीटी में। तो इस सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कारतूस। ये जो है अंग्रेजी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुविधा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अपरूप का कवि कौन है? तो अपरूप का कवि किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपरूप का कवि जो है वो होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो इनमें से कौन सा नाटक जो है जो कि अनुदित नाटक के अंतर्गत आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी रचनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रत्नावली। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। रत्नावली जो है ये अनुदित नाटक के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मान स्वर जो है कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 52। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? तो माटी की मूर्तें शीर्षक से जो है किस लेखक ने रेखाचित्र लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माटी की मूर्तें किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रेखाचित्र के अंतर्गत। तो माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो लगता नहीं है दिल मेरा ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्णा अग्निहोत्री। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 57। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो हिंदी जाति के अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है।
58, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। भोजपुरी जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली, ठीक याद रखिएगा, संथाली जो है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये 4 भाषाएं जो है इनको आप नोट कर लीजिए। परीक्षा में जो है एग्जाम में कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वो प्रतिबंधित रही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिंगारियाँ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चिंगारियाँ जो हैं ये प्रतिबंधित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह जो है किस कथा लेखिका की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रा मुदगल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ये जो है भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। ये परिभाषा किसकी है? ये प्रश्न पूछा गया है यूपी जीडीसी में। तो फिर से पढ़ते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। तो ये परिभाषा किसने कहा है? किस कवि ने या किस लेखक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये किस कवि की या किस लेखक की पंक्तियां हैं? ये प्रश्न पूछा गया है यूपी जीडीसी में। तो फिर से पढ़ते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कई बार पूछा जाता है ये पंक्ति, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये पंक्ति किस लेखक की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ये प्रश्न पूछा गया है यूपी जीडीसी 2012। तो भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकुक। तो भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद जो है ये शंकुक की व्याख्या है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? ये प्रश्न पूछा गया था यूपी जीडीसी 2010 में। तो सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरों से। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी जीडीसी में। तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
रूपकातिशयोक्ति, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से देखने से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग है। अतिशयोक्ति जो है इसमें बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, कुछ भी किसी भी पंक्ति को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वो जो है अतिशयोक्ति के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालाविधि कितनी निर्धारित की है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कितनी निर्धारित की है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 देव कवि किस जिले के थे। तो देव कवि जो थे वो किस जिले से आते हैं या किस जिले के अंतर्गत वो आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इटावा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये अखरावट। इसके अलावा आखिरी कलाम और पद्मावत के लेखक कौन है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो आल्पिन और गमला जो है ये किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। गमला जो है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्तिकाल के किस कवि को जो है जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंददास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नंददास जड़िया कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह वाह, थथराती सो तन फिरे फरफराती वन माही। तो ये जो है किस कवि की पंक्ति है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी जीडीसी में। तो ये किस कवि ने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद गुलाम नबी रसलिन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। रसलिन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये मान्यता किसकी है। तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी जीडीसी 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है। तो आचार्य दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काव्यादर्श। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है। ये प्रश्न आपका कई बार जो है टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलहाटी का दूसरा नाम क्या है। तो खलहाटी का दूसरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी जीडीसी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्वनिम का अर्थ क्या है? तो स्वनिम का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीजीडीसी में। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य में की थी? ये प्रश्न पूछा गया था यूपीजीडीसी में। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा या फिर रामचरितमानस की रचना जो है किस उद्देश्य में की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वांतः सुखाय के लिए। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, स्वांतः सुखाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 82, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न पूछा गया है यूपीजीडीसी में। तो फिर से पढ़ते हैं। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन से कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नूर मोहम्मद। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पत्तिवाद। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मालक्षार प्रक्षते उक्ति किसकी है? तो काव्य शोभाकारान धर्मालंकारत प्रच्यते, ये किसकी उक्ति है या किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य दंडी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वीपन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो कविता की तीसरी आंख के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर श्रोत्रिय। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, प्रभाकर श्रोत्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 89, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। संवेदना ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में कई बार ही पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और किसे कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, आप मुझे बता सकते हैं? तो किस कवि को जो है कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, या किस लेखक को जो है कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, आप मुझे बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तुता कौन है? तो ये किसने कहा है? काव्यम रसात्मक काव्यम, बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 92, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
विद्यानिवास मिश्र, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो इस नाम से जो है हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 94, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बांगरू, खड़ी बोली, इसके अलावा और भी जो भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ब्रजभाषा, ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और इसका विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। ये भी आप नोट करके रखिएगा, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से जो है किस हिंदी का विकास हुआ था, या पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ था? तो ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खान। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती और फिर चित्रावली। मृगावती के लेखक हैं कुतुम्बन, पद्मावत जायसी, चित्रावली उस्मान और मधुमालती जो है मंझन। तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 98, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है क्रम दिया गया है, कौन सा क्रम यहाँ पे सही है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले अर्धकथानक, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत और फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 99, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, कामायनी और उर्वशी। प्रिय प्रवास के लेखक हैं हरिओद, साकेत मैथिली शरणगुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। 100, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है व्याकरण का। तो स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जैसे क, च, ट, त, प वर्ग आते हैं, उसमें जो है 5 वर्ण आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101, रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? ये प्रश्न पूछा गया था RTGT में 2013। तो रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे जो ये प्रश्न पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या हैं, ये जानना आवश्यक है। तो पहले आता है कंठ्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ्य। तो इस प्रकार से जो है 5 उच्चारण स्थान है, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और फिर ओष्ठ्य। तो इस प्रकार से जो है 5 उच्चारण स्थान है, उनको जो है वर्ग में बांटा गया है, क, च, ट, त और प। और इसमें जो है फिर वर्णों का उल्लेख किया गया है, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि ये जो वर्ण है
ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है या किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जो है हमारा 2000 प्रश्नोत्तर हिंदी साहित्य का जो हमारा चल रहा था यहाँ पे समाप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है हमने डिस्कस किए इस सीरीज़ में, और कल से जो है हम एक और नए टॉपिक का आरंभ करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसे लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।